राहुल गांधी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता पर राफेल को लेकर पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक संभव। 3 राज्यों में बाकी बचे उम्मीदवारों पर मंथन। राजस्थान के प्रत्याशियों के लिए सीडब्ल्यूसी की भी मीटिंग। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनाएगी अपना फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई आज। गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को चुनौती। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी, पारा 6 डिग्री गिरा। राजस्थान में 2 दिन बाद सर्दी बढ़ सकती है। पंजाब हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय। 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 के बीच लॉन्चिंग। 4 टेस्ट फिर अनमैन्ड और मैन्ड मिशन भेजेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे खबरों की और शुरुआत करते हैं मेरठ से, जहां शहर के लोहियानगर के मकान में हुआ विस्फोट। शहर के लोहियानगर में मकान में हुआ विस्फोट। तेज धमाके से पूरा मकान हुआ जमींदोज। तेज धमाके से पूरा मकान जमींदोज किया गया। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मकान तेज धमाके के साथ हुआ जमींदोज। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया है। मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। साबुन की फैक्ट्री में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। कुछ इस प्रकार से खबर सामने आ रही है। लोहियानगर के सत्यकाम स्कूल के पास हुआ है ये भीषण हादसा, जहां पर एक मकान जमींदोज हो गया। बता दें कि मेरठ में लोहियानगर में एक मकान में विस्फोट हुआ है। विस्फोट होने से मकान जमींदोज हो गया है। तेज धमाके के साथ मकान हुआ है जमींदोज। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मकान में पटाखे बनाए जा रहे थे। दिवाली के पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं साबुन की फैक्ट्री में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। कुछ इस प्रकार से भी जानकारी सामने आ रही है। खबर आपको मेरठ से हम बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में एक मकान हुआ जमींदोज। तेज धमाके के साथ मकान जमींदोज हुआ है। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत का खबर भी सामने आ रही है। वहीं इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बता दें कि मकान के तेज धमाके के साथ जमींदोज होने में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दिवाली के पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं साबुन की फैक्ट्री में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। कुछ इस प्रकार से आशंका जताई जा रही है। लोहियानगर के सत्यकाम स्कूल के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर तेज धमाके के साथ मकान जमींदोज हो गया। मकान में विस्फोट हुआ और पूरा मकान जमींदोज हो गया। तेज धमाके से पूरा मकान हुआ है जमींदोज। बता दें कि मेरठ के लोहियानगर इलाके में हुआ है यह हादसा, जिस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी का सामान मिला है मलबे में। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के पटाखे मकान में बनाए जा रहे थे। साबुन की फैक्ट्री में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। कुछ इस प्रकार से खबर भी सामने आ रही है कि साबुन की फैक्ट्री में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। लोहियानगर के सत्यकाम स्कूल के पास यह हादसा हुआ है। मेरठ के लोहियानगर के मकान में हुआ है विस्फोट। खबर हम आपको बता दें, जहां तेज धमाके से पूरा मकान हुआ जमींदोज। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।
बता दें कि मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जा रहे थे। साबुन की फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे दिवाली के पटाखे, जिस कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल अभी इसकी आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक बड़े धमाके की सूचना मिल रही है, जहां 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि साबुन बनाने की फैक्ट्री में जो है पटाखे का जो सामान है वो बनाया जा रहा था, जो जिसमें विस्फोट हुआ और संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट होने से 2 लोगों की फिलहाल मौत बताई गई है और आधा दर्जन से अधिक लोग अभी जो है घायल बताए गए हैं, जो मलबे में दबे हुए थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो मौके पर मौजूद है। लगातार मलबे में दबे हुए लोगों को बचाने का प्रयास टीम कर रही है और जो मौत हुई है उन लोगों को मोर्चरी के लिए भेज दिया है। फिलहाल विस्फोट का कारण अभी सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जी राजू, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान मिला है, तो क्या यह स्पष्ट हो पाया है कि मकान में दिवाली के पटाखे ही बनाए जा रहे थे? अभी इस पूरे प्रकरण में अधिकारी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह साजवान जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो मलबे में लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो कारण है वो पता लगाया जाएगा कि आखिर किस कारण ये पूरा विस्फोट हुआ है। फिलहाल पटाखे बनाने की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर पटाखे बनाने का कार्य पिछले काफी दिनों से चल रहा था और जिसकी भनक पुलिस को नहीं लगी। बताया गया है कि यहाँ से चंद कदम दूरी पर ही लोहिया नगर थाना स्थित है, जो अभी लगभग 2 महीने पहले ही शुरू हुआ है। उस थाना पुलिस को भी इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर ऑपरेशन जारी है और तमाम अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं। जी, और घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? अभी आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। घायलों को इलाज दिया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन भी लगातार रेस्क्यू जारी है। तमाम अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। जो भी संबंधित आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल राजू, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मेरठ में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक मकान तेज विस्फोट के साथ जमींदोज हो गया। मकान में धमाका हुआ और उसके बाद मकान जमींदोज हो गया, जिसमें करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है आज। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की होती है पूजा।
बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इसमें देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नवरात्र त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां देवी मंदिरों में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा लगा हुआ है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। नवरात्र त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां देवी मंदिरों में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा भी लगा हुआ है। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इसको लेकर के सुबह से ही देवी मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तगण दर्शन पूजन करने के लिए देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ ही शारदीय नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है। जगह जगह पर पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जिसको लेते हुए सभी भक्तगण सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर देवी मां के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साथ ही शारदीय नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। तो इसी खबर पर हम हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें विक्की डे वाराणसी से, राहुल मिश्रा प्रयागराज से और आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर राहुल मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में किस प्रकार की जो है व्यवस्था की गई है। साथ ही नवरात्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं। राहुल अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। अनम्यूट करो। राहुल अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अनम्यूट करके आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अब बोलिए आप। जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में जो है पीस कमेटी की मीटिंग नवरात्र के पहले दिन से एक दिन पहले स्थिति एसओ और दरोगाओं की जो मीटिंग है, जो जनता थी उनके बीच में बैठ करके पीस कमेटी की मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि जहां पे जैसा कि बवाल ना हो, वो बवाल जो होने की हो सकता है, कभी बवाल हो जाए, इसे पूछताछ करके वहां पे प्रशासनिक अमला तैयार कर दिए हैं। और जहां पे संदिग्ध लगता है कि संदिग्ध है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। जहां पे सरकार की मंशा है कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगे कि कोई अपनी घटना घटे तो सीसीटीवी कैमरे में आ जाए। उसे देखते हुए प्रशासनिक अमला चार चौकन्ने हैं और क्या नाम है, हर चौराहों पर और मंदिरों के बाहर, मंदिर के अंदर पहले चोरियां भी होती थी, चोरी जैसे ना हो, चोरी को रोकने के लिए छिनौती ना हो, इसे देखते हुए और कोई वैसे ही हमला
जी बिल्कुल राहुल, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करते हैं विक्की डेका वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी में किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, साथ ही मंदिर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं जिससे जब दर्शन करने के लिए जो भी भक्तगण पहुंचे तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। घंटा का पूजा का विधान है। और वही आपको बता दें कि माता के जो मस्तक से जो अर्धचंद्राकार आकार पे जो चंद्रा है, इसी के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और असुरों का विनाश करने के लिए माता पार्वती ने उसी समय से एक चंद्रघंटा देवी का ये। और वही आपको बता दें, समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी के दुर्गा मंदिर में, और यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। भक्त जो है पूरे भक्तिमय तरीके से आते हैं। कहा जाता है कि माता के दर्शन और पूजा करने से जो मनुष्य को भय से मुक्ति मिलती है और पराक्रमी होता है मनुष्य। घंटा देवी ये असुरों के विनाश के लिए जानी जाती है, सदैव तत्पर रहती है। इसी तरह जो आज तरीके से जो है महिलाएं कह ले, पुरुष कह ले, बच्चे कह ले, सभी लोग जो है अमरजीत लगातार लगता रहा और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस तरह जैसे आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे की बैरिकेटिंग लगी है, बैरिकेटिंग जो है कतारबद्ध तरीके से जो है श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद ही जो शुरुआत जो है माता के भक्ति के 9 दिन जो है माता के दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे और जो मनोकामना अपनी पूर्ण करेंगे, मन चाहा फल मांगेंगे। जी बिल्कुल। आरपी सिंह, आपका रुख करते हैं। आप बताइए कि अयोध्या में किस प्रकार के इंतजामात किए गए हैं जिससे जब श्रद्धालु दर्शन करने आए तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी अंबिका जी बताएंगे, रामनगरी अयोध्या में व्यापक व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे गाना प्रशासन ने 4 चौबंद व्यवस्थाएं रखी है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 लाख लोग पर डे आ रहे हैं। तो जगह जगह पे व्यवस्था, चाहे घाट पे हो चाहे मठ मंदिर में हो, जगह जगह पे व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन की 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई। शारदीय नवरात्र चल रहा है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है बहुत व्यापक रूप से की गई है। और जो भी प्रशासन कहीं भी ज्यादा भीड़ होने के वहां पे दर्शन करने के बाद तत्काल वहां पे हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाहे हनुमानगढ़ी हो चाहे रामलला हो, क्योंकि हर मठ मंदिरों में यहाँ पे व्यापक व्यवस्था, क्योंकि बाहरी लोग काफी आ रहे हैं। और अभी जो यहाँ के मठ मंदिर के जितनी व्यवस्थाएं हैं बहुत सुटेबल कर दी, क्योंकि यहाँ मठ मंदिर है वो व्यापक रूप से व्यवस्थाएं देख रहा है, कर रहा है। अभी ये गुरु जी से बात कराते हैं जो यहाँ इस मंदिर के मठ के पुजारी भी रहे, सब कुछ रहे। गुरु जी बताइए कि आज व्यवस्थाएं यहाँ पे कैसी है, कैसे सुचारू रूप से चल रही है? आराम श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। माँ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और आए दिन माँ भक्तों की, राम भक्तों की संख्या बढ़ गई है, माँ भक्तों की संख्या बढ़ गई। इसमें प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने बहुत पूर्ण रूप से व्यवस्था कराई है। जगह जगह पे पुलिस बल के नौजवान लोग लगे हुए हैं और जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं और यातायात सभी को लगातार दर्शन पंक्ति दर पंक्ति में करा रहे हैं, जिस प्रकार से कोई भी असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो सके और माता जी का विशेष कृपा राम भक्तों पर बना रहे। अंबिका जी बताएंगे कि कल से ही कहना हो यहाँ का प्रभाव तो चाहे कप्तान यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं वो भी फील्ड में उतर चुके हैं और रातों दिन चल रहे हैं, कहीं भी अप्रिय घटना न घटे। कल जो है यहाँ पे एक चीज और था, चक्रवात आने के कारण कई पंडाल उखड़ गए थे, कई जगह पे दिक्कतें आई हैं। वो प्रशासन व्यवस्था कल रात पे ही पूरा फिटेबल कर रही है। जगह जगह पे हनुमानगढ़ी पे जो यहाँ का दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था वो भी उखड़ गया था, क्योंकि आंधी तूफान और पानी की वजह से बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल आरपी सिंह, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी जाएं तो की गई हैं, जाहिर सी बात है। विक्की, एक बार आपका दोबारा से रुक करेंगे। ऐसा देखा जाता है विक्की कि जब मंदिरों में भीड़ बढ़ती है श्रद्धालुओं की और कुछ नवरात्र होता है, जब भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए तो चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसमें कहीं पर किसी के फोन तो सोने की चेन वगैरह ये सब लूट की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं मंदिरों में भीड़ का फायदा उठा करके। तो इसको लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, आपको बता दें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ऐसे मौके आते हैं मंदिरों में जो काफी तादाद से लोग इकट्ठे होते हैं और उस समय जो चोरी की वारदातें सामने आती है, किसी का पर्स मार लिया जाता है, किसी की मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी के चैन चोरी हो जाता है, क्योंकि जो चक्के हैं वो घूमते रहते, इसी फिराक में रहते कि जहाँ भीड़ भाड़े इलाके हो वहाँ पे ऐसा कार्य करते हैं कि मंदिर में जाते पर्स मार लेते। लेकिन वही बात करें प्रशासन की, प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद है और सीसीटीवी कैमरे से जो यहाँ कमांड सेंटर त्रिनेत्र के नाम से एक कमांड सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, जो पूरे शहर में कैमरे लगे हैं। लगभग 3000 कैमरे को
डायरेक्ट जो कमांड सेंटर से जोड़ा गया है और चप्पे चप्पे पे नजर बनी हुई है। चाहे दुर्गा मंदिर कह ले, संकट मोचन कह ले, बनारस के जितने भी मंदिर है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, उनको सीधे कमांड सेंटर से कैमरे को जोड़ दिया गया है और सीधे जो है पुलिस प्रशासन उस पर नजर बनाई हुई है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगाए गए हैं, महिला सिपाही लगाई गई है और पूरे तरीके से जो श्रद्धालु है उनको सुगम दर्शन करने के लिए उनकी सुविधाओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि वो आराम से दर्शन कर सके। उनके साथ किसी प्रकार का कोई कृत्य न हो जो चोरी हो जाए, उनके पर्स मार ली जाए, ऐसी कोई घटना ना हो, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि संगम तट पर बहुत से लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो घाटों पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी, आपसे बता दें, जो घाटों की सुविधा है वो चार चौकन है, क्योंकि अभी गंगा मैया जो है अपनी जगह पे आ गई है। बारिश के टाइम में तो लेटे हुए हनुमान जी के पास आ गई थी, लेकिन आज जो गंगा मैया है वो अपने घाटों पे आ गई हैं। तो ऐसे वहां पे तब भी जो गोताखोर की टीम है वो तैयार है और जो वैसे नाव चालक है उन्हें भी प्राइवेट में भी खड़ा कर दिया गया है कि कोई अपनी घटना हो तो उसे बताया जाए। और उसके बाद आपसे बता, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा है। कुछ भक्तगण भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी माता रानी की क्या महिमा है उनके बारे में थोड़ा बताएं। आइए थोड़ा कोई भजन कीर्तन सुनाए माता रानी का, जिसे रे मेरी माँ की चुंदरिया, पवन उड़ा खेले गए मेरी माँ की चुंदरिया, उड़ी उड़ी चुंदरी हरिद्वार में पहुँची, उड़ी उड़ी चुंदरी हरिद्वार में पहुँची, सरस्वती माँ को गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, सरस्वती माँ को भाग गई रे मेरी माँ की चुंदरिया। बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो भक्तों में काफी ज्यादा ऐसा भक्तिमय प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे भक्तगण भी खुश हो करके दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है। और तमाम तरह के भजन भी तैयार किए गए हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है, जिसको लेकर के आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, जिसको लेकर के सभी भक्तगण काफी ज्यादा प्रसन्न भी दिख रहे हैं और तमाम लोग लाइनों में लगकर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रुकेंगे एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें, जहां 12:05 पर बुलंदशहर पहुंचेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। 12:10 से 1:10 तक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 12:10 से 1:10 तक संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 1:50 पर हापुड़ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीपी नगर में होने वाले सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। खबर बुलंदशहर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट कार्यक्रम को हम आपको बता दें, जहां 12:05 पर बुलंदशहर पहुंचेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। 12:10 से 1:10 तक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 1:50 पर हापुड़ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:10 से 1:10 तक महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 1:50 पर हापुड़ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीपी नगर में होने वाले सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर बुलंदशहर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता दें, जहां पर 12:05 पर बुलंदशहर पहुंचेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर।
इसी बीच वाराणसी से खबर सामने आ रही है। वाराणसी से खबर हम आपको बता दें, जहां वाराणसी में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी। नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर छापेमारी। गोल्ड व्यवसाय में टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की कार्रवाई। नारायण दास सफारा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ और बनारस की टीम ने संयुक्त रूप से की है छापेमारी। नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। गोल्ड व्यवसाय में टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। बता दें कि लखनऊ और बनारस की टीम की संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। भेलूपुर थाना स्थित आवास पर चल रही है टीम की छापेमारी। वाराणसी में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी। नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। गोल्ड व्यवसाय में टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी। लखनऊ और बनारस की टीम की संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई। नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। गोल्ड व्यवसाय में टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने मारा है छापा। बता दें कि लखनऊ और बनारस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की है। भेलूपुर थाना स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। वाराणसी में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी की कार्रवाई। नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर छापेमारी। गोल्ड व्यवसाय में टैक्स चोरी के मामले में हुई है छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ और बनारस की टीम की संयुक्त रूप से छापेमारी। नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर की है आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां रिश्वत लेते पकड़े गए थाना प्रभारी। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थाना प्रभारी। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों थाना प्रभारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। कलेक्टरगंज थाने के थाना प्रभारी हैं राम जन्म गौतम। टीम ने राम जन्म गौतम को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पहले भी थाना प्रभारी पर पैसे लेने के आरोप लगाए जा चुके हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी पर की है कार्रवाई। बता दें कि थाना प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को किया है निलंबित। एंटी करप्शन की टीम थाना प्रभारी से कर रही है पूछताछ। खबर कानपुर से बता दें, जहां रिश्वत लेते पकड़े गए थाना प्रभारी। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थाना प्रभारी। एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। कलेक्टरगंज थाने के थाना प्रभारी राम जन्म गौतम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि थाना प्रभारी राम जन्म गौतम 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार पहले भी थाना प्रभारी पर रिश्वत लेने का आरोप लग चुका है। इस मामले के सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। वहीं एंटी करप्शन की टीम थाना प्रभारी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। रिश्वत लेते पकड़े गए थाना प्रभारी। खबर हम आपको कानपुर से बता दें, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए थाना प्रभारी को पकड़ा। टीम ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए थाना प्रभारी को पकड़ा। पहले भी थाना प्रभारी पर लगे हैं पैसे लेने के आरोप। बता दें कि थाना प्रभारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
वहीं जानकारी के अनुसार पहले भी थाना प्रभारी पर कई आरोप लगाए गए हैं रिश्वत लेने के। वहीं बता दें कि जानकारी के अनुसार फरियादी नरेंद्र गुप्ता से इन्होंने मकान खाली करवाने के नाम पर ये पैसे मांगे थे, जहां रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। जहां पर फरियादी नरेंद्र गुप्ता से इन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए लाओ और तुम्हारा जर्जर मकान मैं खाली करवा दूंगा। कुछ इस प्रकार से उन पर आरोप लगे हैं और साथ ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया है उनको। उन्होंने कहा था, जो फरियादी है नरेंद्र गुप्ता, उनसे कहा गया था, इंस्पेक्टर रामजन्म गौतम ने कहा था कि 50,000 रुपए लाओ और तुम्हारा जर्जर मकान खाली करा दूंगा। एंटी करप्शन की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। बता दें कि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं थाना प्रभारी। 50,000 की रिश्वत लेते हुए किए गए हैं गिरफ्तार। ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए थाना प्रभारी रामजन्म गौतम किए गए हैं गिरफ्तार। बता दें कि रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज रामजन्म गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह कार्रवाई की है। उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई तत्काल शुरू की जा रही है। तो बता दें कि रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी पर पहले भी रिश्वत लेने के आरोप लगाए जा चुके हैं। बता दें कि रामजन्म गौतम की ये पहली ही तैनाती थी थाना कलेक्टरगंज में। 16 नवंबर 2022 में ही इंस्पेक्टर पद पर पहली तैनाती उन्हें थाना कलेक्टरगंज में मिली थी और उसके बाद से ही उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद 50,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना कलेक्टरगंज के थाना प्रभारी हैं रामजन्म गौतम, जहां पर उनके थाना कलेक्टरगंज में पहली तैनाती ही है। बता दें कि पहले से ही रिश्वत लेने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही थाना प्रभारी से एंटी करप्शन की टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि कानपुर से खबर है, जहां पर थाना प्रभारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी कई बार जो थाना प्रभारी हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद आज उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? तभी सुने, ये पहला कोई मामला नहीं है जब कानपुर शहर में एंटी करप्शन टीम ने किसी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार न किया। उसके पहले भी कई पुलिसकर्मियों को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार करने का काम किया। इसी कड़ी में आप पता चले, कल एक जर्जर मकान था, जर्जर मकान के मामले में मुकदमा लिखने के नाम पर थाना प्रभारी कलेक्टर जनरल रामजन्म गौतम ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद जो पीड़ित था उसने एंटी करप्शन को उसकी
जानकारी दी थी और शिकायत कर दी। इसके बाद लिखित शिकायत पर एंटी करप्शन ने पूरा जाल बिछाया और कल देर रात को रामजन्म गौतम जो कलेक्टर थाना प्रभारी है उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। जी, साथ ही उनकी जो पहली तैनाती है, उनका प्रमोशन होने के बाद जो पहली तैनाती वो थाना कलेक्टरगंज में ही की गई थी। उसके बाद से ही लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे रिश्वत लेने के लिए। और साथ ही क्या पहले कोई ऐसा मामला सामने आया हो जब उन्होंने रिश्वत ली हो और ये मामला सुर्खियों में आया हो? पहले चर्चा में जरूर रहे हैं रामजन्म गौतम। इनका कहना था कि जो रॉक जाते थे जिससे पहले जो कमिश्नर थे अपने यहाँ अरुण मुशील, उनको अपना रिश्तेदार बताते हुए कई रॉक जाते थे और इससे पहले भी कई आरोप इन पर गंभीर लग चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन पर कुछ ही तरह की कोई शिकंजा, कोई प्रूफ नहीं मिलेगी, तो शिकंजा नहीं किया जा रहा था। लेकिन एंटी करप्शन टीम ने कल एक जाल बिछाते हुए इनको कलेक्टर थाने के पास से गिरफ्तार किया। उसके बाद एक आला अधिकारी के ऑफिस में ले गए। आप बता दें कि मामला जो मुकदमा दर्ज किया गया तो उनको तत्काल प्रभाव से जो आर.के. सुल्तान है जेसीपी कानपुर, उनकी तरफ से इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया। जी सोनू, वही जानकारी के अनुसार कि इंस्पेक्टर बनने से पहले जब ये सब इंस्पेक्टर थे तब भी उन पर कई ऐसे आरोप लगाए गए थे। तब उनका कुछ इस प्रकार से कहना था कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यानी कि उनके जो सीनियर हैं उन्होंने कहा था कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस प्रकार की बात भी सामने आ रही है। देखिए, पुलिसकर्मी होते हैं, बड़बोले होते हैं, कहीं ना कहीं उनका सिस्टम होता है तो कहीं ना कहीं बड़बोले बन जाहिर लगता है। लेकिन जब तक शिकंजा, जब तक प्रूफ नहीं मिलता तो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि आरोप पत्थर लगते हैं और जो जिले के आला अधिकारी होते हैं मामले संज्ञान लेते हैं, जाल बिछाते हैं, जांच कर दिया था, सस्पेंड करे। लेकिन रिश्वत रंगे हाथ गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्पेक्टर रैंक पे होकर आप 50,000 रुपये रिश्वत लेकर जो FIR दर्ज करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये समझ में आता है कि किसी को भी अगर FIR लिखानी है तो थाना प्रभारी को सेट करिए, उससे पैसा दीजिए और अपनी FIR दर्ज कराइए। जी, साथ ही सोनू, पुलिस कमिश्नर ने तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और एंटी करप्शन की टीम जब उनसे पूछताछ कर रही है तो वो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि उन्हें जबरन पैसे दिए गए हैं, उन्होंने पैसे की मांग नहीं की थी। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, जब आदमी समझने पड़ता है तो बताने के लिए कई हद करने पड़ता है। अगर उन्हें पैसे की मांग नहीं करी गई तो आखिर एंटी करप्शन को शिकायत क्यों करी? क्या जबरदस्ती उनकी जेल में पैसे डाल दिया गया? टीम पूरे इस पर प्रॉपर काम करती है। जब एंटी करप्शन टीम को विभाग से इसको जाने को शिकायत करता है तो उस पर पूरा जो विभाग के लोग होते हैं वो काम करते हैं और जाल बनते हैं, जो पैसे के लेन देन होता है उस पर नजर रखी जाती है। उसके बाद ही गिरफ्तार करने का, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार करने तक मामला अगर होता है एक पेचीदा होता है तो पूरे प्रूफ के बाद ही एंटी करप्शन टीम बड़ी कार्रवाई करती है। गिरफ्तारी के बाद जो आगे कार्रवाई होती है उसको अमल में लाती है। जी बिल्कुल सोनू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने थाना प्रभारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और एंटी करप्शन की टीम पूछताछ कर रही है। तो ये पूरा मामला कानपुर का था, जहां पर थाना प्रभारी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का और राजधानी दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं बीजेपी के संगठन अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का आयोजन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की आज होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा।
बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में रहेंगे मौजूद। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान कोर कमेटी की बैठक का आयोजन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैठक की जा रही है वो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके आवास पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं, लेकिन विशेष तौर पर मैं बता दूं 3 राज्यों की आज चर्चा बताई जा रही है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की आज 5वीं और फाइनल लिस्ट आने की भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि वो सूची भी जारी हो जाए। लेकिन राजस्थान की कोर कमेटी में बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं जोशी, वो भी मौजूद रहेंगे। और अहम बात ये निकल कर आ रही है कि इस मीटिंग में जो है विशेष तौर पर बीजेपी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं इन राज्यों की, विशेष तौर पर बात करें राजस्थान की और बात करें मध्य प्रदेश की, वो भी मौजूद रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बताया ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आनी है उससे पहले शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है कि चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने कमर कस के तैयारियों में जुटी हुई हैं। साथ ही प्रवेश ये भी जानना चाहेंगे कि राजस्थान के चुनाव से पहले ये बैठक की जा रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री भी दौरे पर थे और तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बीजेपी की जोर शोर से बैठकें की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं और आज ये बीजेपी अध्यक्ष के घर पर, के आवास पर, उनके यहाँ पर बैठक की जाएगी, तो इसको कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो राजस्थान का जो मैं कहूं परंपरा है, उसको मैं परंपरा ही नाम दूंगा, क्योंकि हर बार जो है 5 साल में वहां पर सत्ता बदल दी जाती है। लेकिन फिर भी बीजेपी चाहती है कि, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी हुई है और बीजेपी चाहती है कि इस बार उनकी सत्ता को आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मुसीबत ना हो, या ये कहें कोई ऐसी बाधा ना आ जाए जिससे फिर से कांग्रेस जो है ये जो परंपरा है राजस्थान की उसको तोड़ने में कामयाब हो जाए। तो बीजेपी लगातार अपनी बैठकों का दौर कर रही है, अपने संगठनों के मंत्री हो, चाहे बात करें प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार पूरे बूथ लेवल पर जो है अपने सभी से मुलाकात कर रही है। और इस तरीके की रणनीति बनाकर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अपनी सरकार को काबिज करने के लिए लगातार बीजेपी इस तरीके की रणनीति बना रही है। और बीजेपी जानती है कि अगर राजस्थान का चुनाव उन्होंने जीतना है तो स्तरीय जमीनी स्तर पर आना पड़ेगा। राजस्थान में कई प्रकार की ऐसी राजनीति होती है, चाहे वो जातिवाद की हो, चाहे बात करें ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर राजस्थान हमेशा लिस्ट में रहता है। और राजस्थान में इस प्रकार की जो राजनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। बूथ लेवल के जो संगठन मंत्री है या बात करें प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके के लोग इस मीटिंग में मौजूद होंगे और वो अपनी राय और बात करें आदान प्रदान करेंगे, जिसके बाद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बीजेपी जो है मध्य प्रदेश की एक फाइनल लिस्ट जारी करने वाली है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की आज 5वीं फाइनल लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। और आज एक राजस्थान के जो चुनाव है उनको लेकर के बैठक भी की जा रही है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और साथ ही राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात करते हैं बस्ती की। बस्ती से इस वक्त एक खबर सामने आ रही है। बस्ती से खबर हम आपको बता दें, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती है मुश्किलें। एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने का जारी किया आदेश। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड में अब कोर्ट ने लिया एक्शन। वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करें एसपी। कोर्ट ने इस प्रकार से आदेश दिए हैं। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छूटे हैं अमरमणि त्रिपाठी। 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में नहीं हुआ है हाजिर। अमरमणि सहित 2 अन्य नैनी शर्मा और शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है।
खबर बस्ती से आपको बता दें, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने का जारी किया गया आदेश। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में अब कोर्ट ने लिया है एक्शन। कोर्ट ने कहा कि वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करे एसपी। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छूटा है अमरमणि त्रिपाठी। 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में नहीं हुआ है हाजिर। अमरमणि सहित 2 अन्य लोग नैनी शर्मा और शिवम के खिलाफ भी जारी किया गया है गैर जमानती वारंट। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट, जहां पर 22 साल से फरार चल रहा है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने एसपी को अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है और साथ ही एसपी को भी आदेश दिया गया है कि अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर किया जाए। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में अमरमणि त्रिपाठी छूटा है। 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। अमरमणि सहित 2 अन्य नैनी शर्मा और शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट उसके खिलाफ जारी किया है। साथ ही एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने के आदेश भी कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। 22 साल पहले हुए अपहरण मामले में बढ़ सकती हैं अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें। कोर्ट के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने को कहा गया है। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में जेल से बाहर आया है अमरमणि त्रिपाठी। 22 साल से अमरमणि त्रिपाठी कोर्ट में नहीं हुआ है हाजिर। अमरमणि सहित 2 अन्य नैनी शर्मा और शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। खबर बस्ती से, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती है मुश्किलें। एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने के जारी किए गए आदेश। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में कोर्ट ने लिया है एक्शन। वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करने के आदेश दिए गए हैं। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में जेल से बाहर आया है अमरमणि त्रिपाठी। 22 साल से फरार चल रहा है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में नहीं हुआ है हाजिर। अमरमणि सहित नैनी शर्मा और शिवम के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र कुमार अवस्थी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने एसपी को आदेश दिए हैं, साथ ही गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2001 का है, जहां अमरमणि के खिलाफ 2001 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था एक व्यापारी के अपहरण को लेकर। और उस अपहरण मामले में आज तक लगातार न्यायालय ने नोटिस और सम्मन भेजा, लेकिन पुलिस द्वारा हिल्लावाली किया जा रहा था उनके द्वारा कोर्ट में ना हाजिर होने की वजह से अब की बार एसपी को लेकर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने ये कहा है कि गैर जमानती वारंट जारी कर कि उनको न्यायालय में एसपी उसको संज्ञान में लेते हुए और अब की तारीख पे जरूर उनकी पेशी कराई जाए। जी, साथ ही बताया जा रहा है कि कई सालों से कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है अमरमणि त्रिपाठी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है?
जी आपको बता दें कि मुकदमा जब से ये अपहरण का मुकदमा 2001 से चल रहा है तब से लेकर लगातार न्यायालय द्वारा नोटिस और सम्मन जारी होता रहा, लेकिन पुलिस की लापरवाही से आज तक कभी भी अमन मणि न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में कभी भी हाजिर नहीं हुए। इसको लेके न्यायालय ने अब की बार गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसपे एसपी को निर्देशित भी किया है कि अगर वो अपनी स्वेच्छा से नहीं आते हैं तो गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में पेश किया जाए। जी शैलेंद्र, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमरमणि त्रिपाठी के साथ जो उनके 2 अन्य साथी हैं, क्या अब तक उनका कोई सुराग लग पाया है? कि इसको लेकर अभी पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमन मणि चूंकि बड़ी प्रोफाइल होने की वजह से उनका ही नाम बराबर सामने आता रहा है और अब की बार भी फोकस में उन्हीं के ऊपर है कि अब की बार किसी भी तरीके से एसपी द्वारा बातचीत में बताया गया कि अब की बार किसी भी तरीके से उनको न्यायालय हाजिर कराया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है, जहां पर गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद ही स्पेशल एसपी की स्पेशल टीम को गठित करने का आदेश दिया है और साथ ही कहा है कि अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करें एसपी। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में जेल से छूटा है अमरमणि त्रिपाठी। 22 साल से अमरमणि त्रिपाठी फरार है, कोर्ट में नहीं हुआ है हाजिर। अपहरण सहित 2 अन्य नैनीश शर्मा और शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इस अपहरण कांड में 2 अन्य के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।